लफ्ज़ ऑडियोलॉजी 1940 की दहाई में रोशनास कराया गया। इंग्लिस्तान में बाकायदा तौर पर इस पर रिसर्च 17वीं सदी में की गई। दिमागी क्रेनियल नर्व्स और कान के डिसऑर्डर्स के बारे में बाकायदा तौर पर तहकीक और रिसर्च 19वीं सदी में शुरू हुई। इसी साइंस को ऑडियोलॉजी का नाम दिया गया। ऑडियोलॉजी बेसिकली इज़ द साइंस ऑफ हियरिंग। ऑडियोलॉजी दो किस्म की होती है, एक डायग्नोस्टिक और रिहेबिलिटेटिव। डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी हेल्प्स यू टू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईयर्स. Rehabilitative audiology allows you, once the patient or the human ear has been diagnosed with a hearing loss, rehabilitative audiology helps them to follow up. अजीज़ तलबा, 681 और 682 में आपको ऑलरेडी फिजियोलॉजी ऑफ ईयर एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर पहले पढ़ाए जा चुके हैं। आज का कोर्स 683 ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री से आपको इंट्रोडक्शन में करवाऊंगी। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोर्स शुरू करने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसका तलबा का और तलबात का उससे पूरी तरह से जानकारी रखना ज़रूरी है। सबसे पहले प्योर टोन थ्रेशोल्ड। प्योर टोन थ्रेशोल्ड इज़ द वे टू डायग्नोज इफ़ द पेशेंट हैज़ अ प्रॉब्लम और नॉट। इसका मतलब ये है कि आइदर पेशेंट की हेयरिंग नॉर्मल है या उसके कान में कोई मसला है, तो प्योर टोन थ्रेशोल्ड आपको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन देती है। इसके साथ साथ प्योर टोन ऑडियोमेट्री बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है ऑडियोलॉजी का। उसमें 3 किस्म के टेस्ट होते हैं, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन और मैस्किंग। एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स इस तरह से अटेन होती है कि पहले हेडफोन्स आपके कान पे रखे जाते हैं, फिर आउटर ईयर से आवाज़ मिडल ईयर में जाती है, मिडल ईयर से कान इनर ईयर में जाती है और पेशेंट हाथ उठा के या बटन दबा के रिस्पॉन्स देता है। बोन कंडक्शन हमें बाकायदा तौर पर ये बताती है कि पेशेंट को किस किस्म का हेयरिंग लॉस है। डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस भी बोन कंडक्शन के थ्रू ही पता लगती है। अगर आपको मैस्किंग की ज़रूरत हो तो मैस्किंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैस्किंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें अगर किसी भी मरीज़ या इंसानी कान में एक कान में हेयरिंग लॉस हो तो उसके लिए शोर या कुछ आवाज़ एक कान जो कि बिल्कुल नॉर्मल है उसमें प्रेजेंट किया जाता है, उसके साथ दूसरा कान जिसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम या हेयरिंग लॉस है उसमें टोन प्रेजेंट की जाती है। पेशेंट दोबारा से हाथ उठा के या बटन दबा के बताता है कि किस कान में आवाज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है। जैसा ही ये पेशेंट रिस्पांस देता है तो ऑडियोलॉजिस्ट या क्लिनिशियन उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे, बूढ़े और दरमियानी उम्र के मरीज़ों को ये टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑडियोलॉजी के टेस्ट मुख्तलिफ़ उम्र के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तकनीक इस्तेमाल करके इस्तेमाल होते हैं। जो इक्विपमेंट इस टेस्ट को करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको ऑडियोमीटर कहते हैं। न्यूनेटल स्क्रीनिंग 6 से 18 महीने के बच्चों के लिए, 18 से 30 महीने के बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑडियोलॉजी के टेस्ट 2 किस्म के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें मशीन या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके बच्चे के कान या सर पर इलेक्ट्रोड्स लगा के बच्चे के रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली मशीन कलेक्ट करती है। सब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें पेशेंट एक्चुअली ख़ुद इन्वॉल्व होता है। उस टेस्टों में क्लिनिशियन आवाज़ प्रेजेंट करता है और मरीज़ हाथ उठा के या बटन दबा के रिस्पॉन्सेस देता है। न्यूनेटल स्क्रीनिंग में ABR, ऑटो अकूस्टिक एमिशंस के टेस्ट इस्तेमाल होते हैं और 30 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए प्ले ऑडियोमेट्री इस्तेमाल की जाती है। आइए तलबा, अब इंट्रोडक्शन के बाद जो ऑडियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है उसकी कुछ डिटेल पढ़ लें। ऑडियोमेट्री करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़रूरी हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए कुछ मैकेनिक्स और प्रोटोकॉल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये सब इक्विपमेंट मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी कि आइए उससे मुस्तफ़ीद हों। ये मेरे हाथ में इस वक्त ओटोस्कोप है। ये बल्ब जला के कान के अंदर एयर कैनाल में आप देख सकते हैं कि कोई वैक्स, सेरुमन इन्फेक्शन या किसी को एक्सटर्नल बॉडी तो मौजूद नहीं। टिम्पैनोमीटर, ये बटन्स हैं, ब्लू लेफ़्ट ईयर के लिए, रेड राइट ईयर के लिए। ये प्रोब हमें ये इजाज़त देती है कि प्रॉपर सील ईयर कैनाल की ली जाए ताकि इस स्क्रीन पर टिम्पैनोग्राम ज़ाहिर हो सके। ऑडियोमीटर
भी मौजूद है। लेफ़्ट साइड पे इंटेंसिटी, राइट साइड पे फ्रीक्वेंसी, लेफ़्ट एंड राइट। ये हमें इजाज़त देते हैं कि हम ग्राफ का लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी लेवल के हिसाब से ऑडियोग्राम अटेन कर सकें। हमारे हेडफोन्स एयर कंडक्शन चेक करने के लिए ब्लू लेफ़्ट ईयर, रेड राइट ईयर। इस तरह से ये मरीज़ के कानों पर राइट साइड पर रेड, लेफ़्ट साइड पर ब्लू। तो ये बेसिकली आवाज़ ऑडियोमीटर के थ्रू एयर कैनाल से मिडल ईयर में जाती है और फिर मिडल ईयर से नर्व इम्पल्सेस बनकर इनर ईयर में और फिर वो हमारे ब्रेन में फंक्शन प्रेजेंट करती हैं और फिर हम बटन दबा के बताते हैं कि हमें आवाज़ आई या नहीं आई। ऑडियोमेट्री करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़रूरी हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए कुछ मैकेनिक्स और प्रोटोकॉल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कमरे का साउंड ट्रीटेड होना ज़रूरी है। ऑडियोमेट्री करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर की कैलिब्रेशन हर साल करवाना बहुत ज़रूरी है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी 2 मेजर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ऑडियोग्राम अटेन करते हैं। ऑडियोमेट्री प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेसेस करने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले ओटोस्कोपी या ऑटोस्कोपी। ओटो मीन्स ईयर, स्कोपी मीन्स उसके अंदर देखना। कान के अंदर ओटोस्कोपी करने से क्लिनिशियन को ये पता लगता है कि आया कान में कोई वैक्स या कोई एक्सटर्नल बॉडी तो नहीं मौजूद जो कि इवेंचुअली हमारे ऑडियोग्राम में गलत किस्म की टेस्टिंग की थ्रेशोल्ड्स दे सकती है। उसके बाद टिम्पैनोमेट्री और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कहलाती है, जिससे आप मिडल ईयर की फंक्शन को चेक करते हैं। पेशेंट की मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तनवीर साहब सर, ये आपके कान में मैं हेडफोन लगाऊंगा, इसमें से आपको आवाज़ आएगी टोन्स की। आपको हल्की आवाज़ भी आएगी, आपको ज़ोर से आवाज़ भी आएगी। आपको जब भी आवाज़ आए, ये आपका रिस्पांस स्विच है, आपने इसको दबा के छोड़ देना है। ठीक है, ये आप अपने हाथ में पकड़ें, किसी हाथ में इसमें ये लेफ्ट राइट किसी हाथ में पकड़ना। ठीक है, आपको जब भी आवाज़ आएगी, राइट ईयर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको जब भी आवाज़ आएगी, ज़ोर से आएगी, हल्की आएगी, आपने इसको दबा के छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको हेडफोन लगाने लगा हूँ। राइट। मरीज़ का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट किस तरह अप्लाई होगा और उसमें रिस्पांस किस तरह देना है। क्लिनिशियन की ये जिम्मेदारी है कि वो टेस्ट के पूरे प्रोसेस के दौरान पेशेंट को अपने साथ इन्वॉल्व रखे और ख़ास तौर पर बच्चे की उम्र या मरीज़ की उम्र क्या है उस हिसाब से टेस्ट की सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। कमरे का साउंड ट्रीटेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि बाहर की आवाज़ें टेस्ट करने के दौरान किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। ये प्रोसेस करने के बाद आप ऑडियोमेट्री इटसेल्फ करते हैं। ऑडियोमेट्री में एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स है और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स हैं। एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स में आप कान में आवाज़ हेडफोन्स के ज़रिए आउटर ईयर में, फिर मिडल ईयर में और फिर इनर ईयर में ट्रांसमिट करते हैं। जैसे ही आवाज़ पेशेंट को जाती है, वो बटन दबा के या हाथ उठा के ये बताता है कि किस लेवल पर उसको आवाज़ आई। Bone conduction test is basically the test which allows the audiologist to determine what type of hearing loss the patient has. बोन कंडक्शन में आप बाहर के कान को बाईपास कर जाते हैं और बोन वाइब्रेटर सर पर कान के पीछे मेस्टॉइड पे रखा जाता है, जिस पे आवाज़ मिडल ईयर के थ्रू डायरेक्टली नर्व में ट्रांसमिट होती है। ये टेस्ट हमें ये इजाज़त देता है कि हम पता करें कि आइदर नॉर्मल हेयरिंग है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। एयरबोन गैप एक ऐसी टर्म है जिसका बताना यहाँ नहायत ज़रूरी है। अगर मरीज़ के कान में एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के दरमियान 10 से ज़्यादा का गैप हो तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। अगर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन की थ्रेशोल्ड्स एक ही लेवल पर आएँ तो मोर लाइकली वो सेंसरी न्यूरल या नर्व रिलेटेड या परमानेंट हेयरिंग लॉस कहलाता है। मैस्किंग एक ऐसी तकनीक है जो उस वक्त इस्तेमाल होती है जब पेशेंट या मरीज़ या इंसानी कान का एक कान बेहतर हो दूसरे से। इस वक्त मैस्किंग में मुख्तलिफ़ किस्म के नॉइज़ेस या शोर उस कान में प्रेजेंट किए जाते हैं जो कि बेहतर है
और जिस कान में हेयरिंग लॉस होता है उसमें साउंड या स्टिमुलस उसी वक्त साइमल्टेनियसली प्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्लिनिशियन को ये इजाज़त देता है कि वो फाइंड आउट करे कि अगर हेयरिंग लॉस एक कान में है तो उसकी डिग्री क्या है और उसकी टाइप क्या है। जब आप शोर उस कान में अप्लाई करते हैं जिसमें हेयरिंग लॉस नहीं होता तो आपको मोर एक्यूरेट थ्रेशोल्ड्स मास्किंग के ज़रिए हासिल हो जाती हैं। मास्किंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर इंस्टेंस, दिस इज़ माई बेटर ईयर या नॉर्मल ईयर. This ear has some hearing loss in it. So I will present masking noise in this ear so that I could determine the true thresholds of the hearing loss in my ear which has the hearing loss. तो इस तरीके से मास्किंग क्लिनिशियन को ये अलाउ करती है कि वो एक्यूरेट थ्रेशोल्ड्स अटेन कर सकें। यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट ख़त्म होता है। अब मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट या फिजियोलॉजिकल टेस्ट्स किस तरह से होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, न्यूनेटल स्क्रीनिंग के लिए 6 से 18 महीने के बच्चों के लिए, 18 से 30 महीने के बच्चों के लिए फिजियोलॉजिकल टेस्ट यूज़ होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहलाते हैं। इसमें ABR, ऑटो अकूस्टिक एमिशन और बिहेवियरल टेस्टिंग आती है। ये वो टेस्ट हैं जिसमें पेशेंट को खुद कुछ नहीं करना पड़ता। इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप इलेक्ट्रोड्स पेशेंट के कान या सर में डिफरेंट पोजीशंस में लगाते हैं और वेव फॉर्म के ज़रिए आप उनकी कैपेसिटी देखते हैं कि आइदर हेयरिंग लॉस मिडिल ईयर में है या नर्व में है या बियॉन्ड द नर्व है विच इज़ द एसेंडिंग पैथवेज ऑफ द ब्रेन। सो बेसिकली ये हमें टेस्ट फिजियोलॉजिकल उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल ख़ुद से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते और क्लिनिशियन को एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि मुझे इस टाइम पे आवाज़ सुनाई दे रही है और इस टाइम पे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। कोर्स नंबर 683 ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री। अजीज़ तलबा, अब से पहले के सेशंस में आपको ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री के बारे में बहुत तफसीलन लेक्चर्स दिए गए। अब के बाद के सेशन में हम आपको प्रैक्टिकली इन तमाम टेस्ट्स को करना दिखाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशंस आपको दिखाए जाएंगे वो प्रैक्टिकली आपको इस कोर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में मददगार साबित होंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री से रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेसेस या टेस्ट्स कैसे किए जाते हैं। ऑडियोमेट्री का प्रोसेस, जिसमें अभी आपको ऑडियोमीटर दिखाया जा रहा है। ये सामने का यूनिट यूनिटी ऑडियोमीटर का ऑन एंड ऑफ यूनिट है। ऑडियोमेट्री शुरू करने से पहले ऑडियोमीटर का कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले लेक्चर्स या डेमॉन्स्ट्रेशंस में आपको जो ऑडियोमीटर दिखाया गया है वो नॉन कंप्यूटर ऑडियोमीटर था। ये ऑडियोमीटर बेसिकली कंप्यूटराइज्ड ऑडियोमीटर है। इसको इस्तेमाल करने का एक ये फ़ायदा है कि आपको बेसिकली ऑडियोमीटर कंप्यूटराइज्ड वर्जन में इस्तेमाल होता है और ऑटोमेटिकली ऑडियोग्राम कंप्यूटर पे प्रिंट होता है। इस वक्त हमारे क्लिनिशियन पेशेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो कि बेसिकली ऑडियोग्राम को कंप्यूटराइज तरीके से स्टोर करने में मदद देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मैंने लेक्चर्स में समझाया था कि एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस इंटेंसिटी या आवाज़ की शिद्दत को डेजिग्नेट करती है। हमारा मरीज़ बूथ में बिठाया जा चुका है। ऑडियोमेट्री बूथ बेसिकली 2 कमरों पे मुश्तमिल होता है और कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ होता है। अब हमारे क्लिनिशियन पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं, बेसिकली उनको समझा रहे हैं कि ऑडियोमेट्री टेस्ट शुरू होने से पहले वो आवाज़ सुनेंगे और उनको किस तरह से बटन दबा के या हाथ उठा के क्लिनिशियन को रिस्पॉन्स करना है। पेशेंट या मरीज़ के हाथ में रिस्पॉन्स बटन या पेशेंट रिस्पॉन्स बटन दे दिया गया है। जैसा कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, हेडफोन की एक साइड सुर्ख रंग की है, दूसरी साइड नीले रंग की है। एक दफ़े कानों के लेफ़्ट और राइट होने के एतबार से हेडफोन्स प्लेस कर दिया जाता है। अब क्लिनिशियन पेशेंट से पूछ रहे हैं कि हेडफोन बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं। एक यहाँ बात बताती चलूँ, क्योंकि ये टेस्ट 20 मिनट से आधा घंटा में मुकम्मल होता है, पेशेंट का कंफर्टेबल
या पुरसकून हालत में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मरीज़ को ये बताना और इससे ये पूछना कि उसकी टेस्ट हालत या कंडीशन फॉर द टेस्ट इज़ कंफर्टेबल फॉर हिम। एक दफ़े जब हेडफोन्स प्लेस कर दिए जाते हैं तो पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आवाज़ चाहे कितनी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हो, बटन दबा के क्लिनिशियन को ये बताए कि उसको आवाज़ आ रही है। जैसे ही क्लिनिशियन डायल फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाकर और कम करके पेशेंट का लेवल ऑफ हियरिंग हासिल करने की कोशिश करता है, फ्रीक्वेंसीज़ की स्वीप जैसे ही पेशेंट बटन दबाता है तो कंप्यूटर पर एक लाइट, पीले रंग की लाइट जलती है जो कि क्लिनिशियन को ये बताता है कि पेशेंट सुन रहा है और किस लेवल ऑफ इंटेंसिटी पर रिस्पॉन्स कर रहा है। इस वक्त राइट ईयर का ऑडियोग्राम 4, 2 and 1 किलोहर्ट्ज़ की रीडिंग और 8 किलोहर्ट्ज़ पे नो रिस्पॉन्स। ये टोन प्रेजेंटेशन, लाल बटन उसको डेजिग्नेट करता है। अभी आप देखिए पीला बटन, पीली लाइट जलेगी, वो पेशेंट का रिस्पॉन्स को जाहिर कर रहा है। एसेंडिंग और डिसेंडिंग मेथड इस्तेमाल करते हुए क्लिनिशियन 250 हर्ट्ज़ पर हियरिंग थ्रेशोल्ड्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोसेस को 1 या 2 दफ़े वेरीफाई करने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है ताकि मुकम्मल तौर पे इत्मीनान कर लिया जाए कि पेशेंट का हियरिंग लेवल कौन सा है। 500 हर्ट्ज़ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस या टोन, पीली बत्ती पेशेंट रिस्पॉन्स। इस वक्त हम राइट ईयर की टेस्टिंग कर रहे हैं। हियरिंग टेस्ट करने के बाद 1 किलोहर्ट्ज़ या 1000 हर्ट्ज़ मोस्ट रिलायबल फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए दूसरे कान में जाने से पहले इस फ्रीक्वेंसी को दोबारा चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेफ़्ट ईयर ऑडियोग्राम 40 dB या डेसिबल्स पे प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलस, पेशेंट का रिस्पॉन्स लगभग 50 और 60 के दरमियान आ रहा है। अब जैसे ही क्लिनिशियन पूरी तरह से इत्मीनान कर लेगा कि पेशेंट का हियरिंग लेवल 1000 हर्ट्ज़ पर जिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी पर है तो वो उसकी रीडिंग स्टोर कर लेगा। इस पूरे प्रोसेस में मरीज़ का पूरी तरह से मुतवज्जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट की दौरानिया में क्लिनिशियन को कहीं महसूस हो कि मरीज़ की पूरी तरह से तवज्जो हासिल नहीं है तो उसको री-इंस्ट्रक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। यूनिटी सिस्टम का कीबोर्ड, लेफ़्ट एंड राइट डायल हमें ये इजाज़त देता है कि हम बाएं या दाएं कान में स्टिमुलस प्रेजेंट करें। डायल को ऊपर नीचे करने से आवाज़ कम या ज़्यादा की जा सकती है। लेफ़्ट ईयर रिस्पॉन्सेस प्रेजेंट करते हुए लेफ़्ट ईयर नीली बत्ती से हाईलाइट हो जाता है और जैसा कि आपको पहले बताया, पेशेंट जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, वो पीली बत्ती जल के बताएगी कि वो पेशेंट इस वक्त रिस्पॉन्स कर रहा है। अभी 250 हर्ट्ज़ चेक की जा रही है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि दोनों कानों के बीच में 250 का नंबर ज़ाहिर हो रहा है। उसके नीचे पेशेंट रिस्पॉन्स, पीली बत्ती जलने का मतलब है कि पेशेंट ये आवाज़ सुन सकता है और बटन दबा के क्लिनिशियन को बता रहा है। बोन कंडक्शन, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बोन वाइब्रेटर भी दिखाया था और बताया था कि जो वो बोन वाइब्रेटर है जो कि क्लिनिशियन के दाएं हाथ में है, बेसिकली वो सर पे मेस्टॉइड की जगह पर लगेगा और जो उसका सपोर्टिंग क्लिप है वो मरीज़ के टेम्पल पे
लगाया जाएगा। ये देखिए जैसे कि क्लिनिशियन बैंड को खींच के पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको ये थोड़ा टाइट महसूस होगा, लेकिन ये हमें टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हासिल करने में मददगार साबित होगा। मैस्टोइड, सर के मैस्टोइड पर कान के पीछे बोन वाइब्रेटर और टेम्पल पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे आपको लेक्चर में भी समझाया था कि टेम्पल पर, ये उसका क्लोज़अप आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये टेम्पल पर सपोर्टिंग क्लिप। ये आपको बताती चलूँ कि ये काफ़ी टाइट क्लिप होता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी होता है मरीज़ के लिए, लेकिन इसका टाइट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोन वाइब्रेशंस मैस्टोइड पर स्कल से गुजरकर मैस्टोइड से आगे इनर ईयर में टोन इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं, जिससे पेशेंट बटन दबा के या हाथ उठा के रिस्पांस देता है और वो हमें अलाउ करती हैं कि हम जानें कि पेशेंट का टाइप ऑफ हियरिंग लॉस क्या है। यहाँ आपको मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पहले लेक्चर्स में बताया, हियरिंग लॉस 3 किस्म के हैं। कंडक्टिव, जिस वक्त मसला सिर्फ दरमियानी कान में है। मिक्स्ड, जिसमें मसला दरमियानी और अंदरूनी कान में है। और सेंसरी न्यूरल, जो कि मसला बेसिकली अंदरूनी कान या इनर ईयर में है। ये एयर बोन गैप जाहिर कर रहा है, जो ऊपर आप देख रहे हैं साइन उन्होंने बोन कंडक्शन का 1000 हर्ट्ज़ या 1 किलो हर्ट्ज़ पे लगाया है। जब एक दफ़े क्लिनिशियन पूरी तरह से बोन कंडक्शन के रिज़ल्ट्स हासिल कर लेगा, तो चूँकि एयर बोन गैप 10 dB से ज़्यादा है, तो वो वापस जाके हेडफोन्स कानों पे प्लेस करेंगे, जिससे क्लिनिशियन को ये आसानी हो जाएगी कि वो एक कान को मास्क करके दूसरे कान की ट्रू बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स हासिल कर सकेगा। दायां कान या राइट ईयर की बोन कंडक्शन टेस्ट करने के बाद अब क्लिनिशियन मैस्टोइड पर बोन वाइब्रेटर लेफ़्ट या बाएं कान पे चेक करेगा। जैसे आप देख रहे हैं, फिर वही सपोर्टिंग क्लिप जो है वो राइट टेम्पल पे रख दिया गया है और अब बेसिकली लेफ़्ट ईयर बोन कंडक्शन टेस्टिंग शुरू की जाएगी। मास्किंग प्रोसीजर बेसिकली, जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि मैस्टोइड टेस्ट ईयर के पीछे, कान के पीछे रखा जाता है। उसके साथ साथ जिस कान में आपने मास्किंग डालनी हो उस पर आपका हेडफोन। अब इस सूरत में जो आपको यहाँ पेशेंट की कंडीशन नज़र आ रही है, उसमें राइट ईयर बेसिकली इज़ द टेस्ट ईयर, इसीलिए राइट हेडफोन पेशेंट के टेम्पल पर, लेफ़्ट ईयर इज़ द मास्किंग ईयर और लेफ़्ट ईयर पर हेडफोन प्लेस किया गया है। सपोर्टिंग क्लिप बोन वाइब्रेटर का लेफ़्ट साइड पे है, जो कि आपकी बात की तस्दीक करता है इस बात की कि बोन वाइब्रेटर राइट ईयर के मैस्टोइड पे रखा गया है। ऑडियोग्राम मुकम्मल तौर पर हासिल करने के बाद अब ऑडियोग्राम का प्रिंट आउट हासिल किया जाएगा। ये प्रिंट आउट हासिल करने का मकसद ये है कि मरीज़ को मुकम्मल तौर पर लेफ़्ट एंड राइट ईयर के हियरिंग लॉस के बारे में बताया जाए। अगर हियरिंग लॉस लेफ़्ट एंड राइट ईयर या सिर्फ लेफ़्ट या सिर्फ राइट ईयर में होगा, तो वो क्लिनिशियन को हियरिंग एड की सिलेक्शन करने में मददगार साबित होगा। टिम्पैनोग्राम को ऑडियोग्राम के साथ अटैच किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग मुकम्मल तौर पर ऑडियोग्राम पर होती है और ऑडियोग्राम की टोटल डायग्नोसिस के बाद हियरिंग एड सिलेक्शन का प्रोसेस और डिस्पेंसिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है।